हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। मैंने आज पूछा तो मुझे प्रसन्नता है, करीब 25% लोग ऐसे हैं जो यहाँ स्वस्थ हो, फिर भी आए हैं कि शरीर में रोग ना हो, अपने आप को डिटॉक्स करने के। 25% ऐसे लोग हैं जिनको सामान्य रोग है, 25% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको असाध्य रोग है, और इसमें करीब 50 से ज़्यादा तो कैंसर के पेशेंट, 50 से ज़्यादा किडनी के पेशेंट, 50 से ज़्यादा लीवर के पेशेंट। 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 माह लगेगा, आप 100% ठीक होंगे, आपकी डिजीज रिवर्स होगी। बस जो यहाँ सिखाया उसको करना। तो थोड़ा टोटलिटी में कैंसर के बारे में थोड़ा सा बोलो डॉक्टर साहब। ओम स्वामी जी प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। आज स्वामी जी हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करेंगे, जो एक बड़ा कारण है डेथ का, प्रॉब्लम का, और दुनिया भर के जो उनके सोशल इश्यूज़ हैं उसके साथ। तो समझी ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट के अंदर होता है ऑफ कोर्स, और ये जब होता है जब ब्रेस्ट के अंदर के सेल्स ग्रो होते हैं पर डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाते, और बहुत सारे अनडिफ्रेंशिएट सेल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और वो ट्यूमर बन जाता है, और वो ट्यूमर बाद में कैंसर का कारण बन जाता है। तो अगर हम देखें कि ये शुरुआत कहाँ से होती है, तो ब्रेस्ट के अंदर समझिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, डक्ट्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और जनरली कैंसर्स की शुरुआत ब्रेस्ट के अंदर समझिए डक्ट्स या लोब्यूल से होती है, और उसके बाद वो शरीर के और हिस्से में फैल के मेटास्टेसिस जैसा कुछ बन जाता है। अगर हम ये देखें स्वामी जी कि इसकी प्रीवलेंस कितनी है, तो 2020 में स्वामी जी एक स्टडी हुई जिसमें ये बताया कि 2020 अकेले उसी साल में 23 लाख लोगों को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था पूरी दुनिया में, और लगभग 7 लाख लोगों की मौत ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हुई थी। और ऐसा भी कि 2020 के अंत तक लगभग 80 लाख विमेन ऐसी थीं जिनको ब्रेस्ट कैंसर था, वो अभी उससे सफ़र कर रही थी, और पिछले 5 साल से उनकी सिचुएशंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बन रही थी। और ऐसा दिखाया गया कि महिलाओं के केस में सबसे मोस्ट प्रीवेलेंट कैंसर ब्रेस्ट कैंसर होता है। अब ऐसा नहीं है स्वामी जी ये ऐसा महिलाओं में ही होता है, पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, और जनरली इनकी प्रीवेलेंस कम होती है। पर पिछले 40 साल में देखें स्वामी जी, तो जिस रेट से महिलाओं में ये कैंसर बढ़ा है, उससे दुगनी रफ्तार से ये पुरुषों में बढ़ा है। पुरुषों में कम पाया जाता है, पर इसकी रेट ऑफ ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 25% ज़्यादा ग्रोथ इसकी पुरुषों में पाई गई है। माने जो फेफड़े के अंदर का हिस्सा है उसको तो लंग कैंसर बोल देते हैं, और जो फेफड़े के बाहर का जो हिस्सा है ना, बाहर की जो टिश्यूज है, ब्रेस्ट पुरुषों की थोड़ी छोटी होती है, महिलाओं की बड़ी होती है, तो बस इसलिए ब्रेस्ट चेस्ट ऐसा शब्द प्रयोग है। बाकी इसमें नहीं तो कुछ लोग जो अभी अंग्रेजी में शब्द तो जो है ना थोड़े कम ही है ना, तो इसलिए हाँ स्वामी जी वो तो मामला घोटाला है जी। थोड़ा स्वामी जी इसके बारे में बात करना टैबू भी होता है, सोशली लोग ओपनली बात नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा इसका डिस्कशन भी कम होता है। लोग बहुत देर तक इसको छुपा के रखते हैं, बता नहीं पाते, और दिक्कत फिर बढ़ती जाती है। स्वामी जी ब्रेस्ट कैंसर के केस में एक और बड़ा नाम लोग सुनते हैं, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। अब ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है स्वामी जी, वो आजकल बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसको ट्रीट करना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो स्वामी जी अगर हम ऐसे समझें कि हमारा घर है और घर के गेट पे ताले लगे हुए हैं, और हर एक ताला चाबी से खुल जाता है, तो अगर हम ये माने कि एक कैंसर सेल्स के ऊपर 3-4 टाइप के ताले लगे हुए हैं, उन तालों को हम रिसेप्टर कहते हैं, और जो दवाइयाँ हैं वो उन तालों की चाबियाँ होती हैं। तो वो जब चाबी लगाती हैं तो ताला खुल जाता है, और फिर एक कैंसर का इलाज कैंसर सेल को कंट्रोल करने का माध्यम बन जाता है स्वामी जी। तो 3 जो बड़े ताले हैं वो है फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, और तीसरा है ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर HER2 रिसेप्टर। अगर ये तीनों रिसेप्टर एक सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, तीनों टाइप के ताले होते हैं, तो कोई ना कोई चाबी से उन्हें खोला जा सकता है, एटलीस्ट कुछ होप होती है कि वो खुल जाएंगे। पर जो आजकल के सुपर स्ट्रॉन्ग ब्रेस्ट कैंसर्स हैं वो ट्रिपल नेगेटिव हैं, उसमें ये तीनों ही नहीं होते, उसमें कुछ और भी नहीं होता, तो फिर कोई भी चाबी उसमें नहीं लगती है स्वामी जी, फिर उस कैंसर को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ट्रिपल नेगेटिव एक सीवियर फॉर्म ऑफ कैंसर है जिसमें तीनों ये वाले मार्कर, ये वाले रिसेप्टर उसके सरफेस पे एक्सप्रेस नहीं होते, तो उसको TNBC कहते हैं, और ये भी काफ़ी सारा पाया जाता है।
ना स्वामी जी मैंने थोड़ा सा स्कीमेटिक दिखाने का प्रयास किया है, अगर हम स्क्रीन पर देखें तो, कि स्वामी जी ब्रेस्ट कैंसर को पहचाना क्या जा सकता है। तो मेरी टीम में डॉक्टर विवेक गोहिल जी हैं, वो बहुत क्रिएटिव हैं। उन्होंने अलग अलग टाइप की नींबू का फ़ोटो लेके दिखाया है कि अगर हम उनको ब्रेस्ट की तरह से दिखाएं और दिखाएं कि कौन कौन से मार्कर्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के सरफेस पे होते हैं और हम उनको आराम से देख पाते हैं। तो समझिए मैं इसको थोड़ा जूम करूँगा और शायद तब देख पाएँ। तो स्क्रीन पे अगर आप देख पाएंगे तो ये जो अलग अलग सिचुएशंस हैं कि एरिया थिक हो जाता है, डिम्पल्स आ जाते हैं, निपल्स के ऊपर क्रस्ट आ जाते हैं, लालपन हो जाता है, नए टाइप का लिक्विड का सिक्रीशन होता है, स्किन के ऊपर घाव हो जाते हैं, बम्प्स आ जाते हैं, वेन्स दिखने लगती हैं, नसें दिखने लगती हैं, निपल्स अंदर संकन हो जाते हैं, कुछ एक नया शेप या साइज़ बन जाता है और अंदर हार्ड लंप महसूस होता है। तो ये सब एक सिम्टम्स हो सकते हैं अकेले अकेले तौर पे, या अगर साथ साथ ये कई एक साथ हों तो उस केस में स्वामी डायग्नोसिस करनी होती है और देखना होता है कि ये कहीं कैंसर तो नहीं है। उसके लिए स्वामी जी मैमोग्राफी नाम का टेस्ट होता है जो देखता है कि अंदर सेल का आर्किटेक्चर कैसा है। अब स्वामी जी इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसा आप कहते हैं वो काटना और फूंकना इसका सबसे कॉमन तरीका होता है। सर्जरी करके उस ऑर्गन को बाहर निकाल देते हैं या फिर कीमोथेरेपी देते हैं, रेडिएशन दे देते हैं, हार्मोनल थेरेपी देते हैं और कभी कभी स्पेसिफिक टारगेट थेरेपी देते हैं। वो जिस 3 ताले की हम बात किए थे कि अगर वो कोई ताला वहाँ पे अवेलेबल हो तो वो वाली चाबी ट्राई की जाती है कि उससे खोले या ना खोले। पर इनके साइड इफ़ेक्ट्स स्वामी जी बहुत तगड़े वाले होते हैं। इनके जितने भी इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, हेल्थ पे इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। ज़्यादातर तो ब्रेस्ट कैंसर में जब काट देते हैं पूरा स्तन निकाल देते हैं, फिर उधर की बाजू जो है वो 10-20 किलो की हो जाती है, लटकती रहती है और उससे ही तरफ के लोग मरते हैं। फिर ब्रेस्ट निकाला तो दूसरी ब्रेस्ट, एक निकाली तो दूसरे में आ गया, ब्रेस्ट के बाद नीचे यूट्रस में आ गया और वो मल्टीपल फिर आगे बढ़ता है। ये बड़ी खतरनाक मामला है। तो स्वामी जी अगर हम ये देखें कि जो बहुत सारी दवाएं हैं जो इस कैंसर में इस्तेमाल की जाती हैं हमारे आयुर्वेद में, उसके बारे में क्या है। तो ऑरोग्रिड के बारे में बात कर रहे हैं, जो काकड़ा सिंगी का ये एक्सट्रैक्ट है। इसको हमने कई अलग अलग कैंसर मॉडल्स में ट्राई किया था। लंग कैंसर के बारे में पहले बात कर चुके हैं। आज स्वामी जी हम बात करते हैं ट्रिपल नेगेटिव कैंसर के बारे में कि जो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है उसमें इसके इम्पैक्ट क्या आ सकते हैं। और थोड़ा सा बैकग्राउंड स्वामी जी काकड़ा सिंगी के बारे में कि ये एक अच्छी औषधि है जिसका क्लासिकल यूज्ड वेरी वेल डिफाइंड है कि ये लंग्स में बहुत अच्छा काम कर सकता है। लंग में अस्थमा में, सीओपीडी में, दुनिया भर के जो लंग एलिमेंट हैं उसमें इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है। हमने कोरोना में बहुत प्रयोग किया था। हाँ स्वामी जी, कोरोना में स्वामी बहुत अच्छा यूज़ हुआ था। और इसका स्वामी जी मुझे एक श्लोक भी मिल गया, तो जो भाव प्रकाश निघंटू का श्लोक नंबर 179 है जो इसी को डिफाइन करता है। तो इसके ऊपर स्वामी जी हमने जब काम करना शुरू किया था और लंग की फंक्शनैलिटी दिखी थी तब आचार्य श्री कहा था कि क्यों ना इसको हम कैंसर पे ट्राई करें, क्योंकि लंग कैंसर हमारा फर्स्ट टारगेट था। वहाँ स्वामी जी इसकी अच्छी फाइंडिंग आई थी जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। ये दरअसल ये कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है, ये प्रकृति का एक ऐसा है कि किसी पेड़ के, बताओ जरा। तो स्वामी जी ये जो पेड़ है काकड़ा सिंगी, उसके ऊपर अगर कोई एक इंसेक्ट अटैक करता है तो उस इंसेक्ट से बचने के लिए वो पेड़ कुछ सिक्रीशन करता है जो उस इंसेक्ट की बॉडी को कवर कर सकते हैं। तो बेसिकली स्वामी जी हम देखें ये एक पौधे की इम्यूनिटी है अटैक से बचने के लिए। माने ये कोई जीव नहीं है, ये जीव नहीं है स्वामी जी। ये पेड़ के ऊपर किसी रोगाणु ने, किसी इंसेक्ट ने स्वामी जी, इंसेक्ट ने, इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं, किसी ये जो नुकसान पहुंचाते हैं पेड़ पौधों को, उसने अटैक किया तो उससे लड़ने के लिए पेड़ ने अपने अंदर से कुछ निकाल दिया कि तू मेरे ऊपर अटैक करता है, मैं तेरे ऊपर अटैक करता हूँ। तो ये पेड़ का वो तत्व है जो किसी बीमारी पर अटैक करने के लिए पौधा निकालता है। तो ना कोई फल है, ना कोई फूल है, ना कोई पत्ती है। इसको समझिए गाल कहते हैं, गाल कहते हैं। हाँ, गाल है। हाँ, तो ये गाल है उसका। तो ये जो गाल है, तो ये एक तरह से किसी रोग से लड़ने के लिए निसर्ग ने पैदा किया एक तत्व है। हाँ स्वामी जी, पूरी स्वामी जी। तो ये जो है इस तत्व के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। और जो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे लंग कैंसर के बारे में, तो हमने स्वामी जी देखा था कि इसके अंदर कंपाउंड्स है पेंटागैलोइल ग्लूकोज, जो ग्लूकोज का एक बड़ा मेटाबोलाइट है और उसने लंग कैंसर को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया था। तो समझिए उसके बाद जब आचार्य से जब वो डेटा हुआ डिस्कस, तो उन्होंने कहा कि अलग अलग कैंसर में भी ट्राई करते हैं। फिर स्वामी जी हमने अलग कैंसर में ट्राई किया और आज स्वामी जी थोड़ा डेटा हम दिखाते हैं ह्यूमन ब्रेस्ट कैंसर सेल्स के बारे में।
तो अभी जो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं स्वामी जी, ये ह्यूमन ब्रेस्ट कैंसर सेल्स हैं जो हमने अगेन यूएस की एक इंस्टीट्यूशन है ATCC, वहाँ से इंपोर्ट किए थे और उनको अपने लैब में ग्रो किए थे। ये स्वामी जी बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। जैसे कैंसर सेल्स हैं, इनका रेट ऑफ ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होता है। और इन सेल्स को जब स्वामी जी हमने काकड़ा सिंगी या ऑरोग्रिड का एक्सट्रैक्ट दिया, तो स्वामी जी हमने इनको 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे इतने लंबे एक्सपेरिमेंट किए और ये पाया कि जैसे जैसे हमने अलग अलग डोज दी और जैसे जैसे हमने टाइम बढ़ाया, तो स्वामी जी ऑरोग्रिड के इस्तेमाल से इन ब्रेस्ट कैंसर सेल्स की ग्रोथ बंद हो गई थी। वो उनके अंदर डेथ आ गई थी, वो आगे बढ़ने बंद हो गए थे स्वामी जी। तो एक डोज दी, उससे आगे बढ़ने बंद हो गई, फिर डोज बढ़ाई स्वामी जी, फिर वो मरने शुरू हो गए और जैसे जैसे डोज और आगे बढ़ती गई, उनकी कॉलोनी साफ होनी शुरू हो गई, नंबर ऑफ सेल्स कम होने शुरू हो गए थे स्वामी जी। ये एक सीक्वेंस होता है। तो इसलिए दवाई की मात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है। योग की मात्रा, दवा की मात्रा। थोड़ी बीमारी है तो थोड़ा योग, बीमारी ज़्यादा है तो बढ़ा दो। थोड़ी बीमारी है तो 1 गोली, ज़्यादा बीमारी है तो 2 गोली, और बीमारी है तो 2 गोली 3 बार ले लो, 4 बार ले लो। अब एलोपैथी की दवाइयों के तो इतने भयंकर साइड इफेक्ट होते हैं, तभी वो दवाई लेते हैं। कल मेरे मन में आया कि जो एलोपैथी की दवाएं इतनी डोज लेने पर ही असर आएगा, आयुर्वेद में ऐसा लोगों को ज्ञान नहीं है। तो फिर बोले थोड़ी दवाई गर्मी करेगी। अरे गर्मी करेगी तो सौंफ के पानी से ले ले, एलोवेरा के जूस से ले ले, लौकी के जूस से ले ले, हमारे पास तो उपाय है। मोती पिष्टी का पानी उससे ले ले, तो उसका पित्त नहीं बढ़ेगा। बस इतनी सी बात है। बाकी कितने डोज तक गए हम हर दवाई में? हम स्वामी जी मैक्सिमम 28 गुना तक गए। 28 गुना, जितना आपको ह्यूमन डोज देते हैं ना, उसका 28 गुना तक हमने देकर के देखा, कोई उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं आता दवाइयों का। इसको बोलते हैं, इसका टॉक्सिकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, टॉक्सिकोलॉजी। तो ये टॉक्सिक कितनी है कोई दवाई? तो टॉक्सिकोलॉजी का जो काम पतंजलि में हुआ, आयुर्वेद में वैसा काम अभी तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ है कि कौन सी दवा कितनी मात्रा तक ली जा सकती है। जी तो स्वामी जी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये कैंसर में, लीवर में, किडनी में, हार्ट में, लंग में, सोराइसिस में, एक्जिमा में, लिकोडर्मा में आपकी दवा की डोज बढ़ा सकते हैं। यदि बीमारी ज़्यादा है तो 4 बार ले सकते हैं, सुबह उठते ही, फिर नाश्ते के पहले, दोपहर के खाने के पहले, शाम के खाने के पहले, और उसके बाद खाने के बाद 1 घंटे बाद। ऐसे स्वामी जी, दवाइयों के फील्ड में 2 इम्पोर्टेंट पैरामीटर होते हैं। एक है स्वामी जी एफिकेसी और दूसरी है सेफ्टी। तो जनरली ये देखा जाता है कि किस डोज पे एफिकेसी आ रही है, हाँ, और किस डोज पे सेफ्टी खराब हो रही है, टॉक्सिकोलॉजी आ रही है। उनका अनुपात स्वामी जी कहा जाता है थेरेपेटिक इंडेक्स। सिंथेटिक वर्ड में स्वामी जी वो थेरेपेटिक इंडेक्स छोटे होते हैं, आयुर्वेद में स्वामी जी वो बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि जिस डोज पे एफिकेसी आ रही है और जिस डोज पे टॉक्सिकोलॉजिकल फाइंडिंग है, वो स्वामी जी बहुत दूर दूर होते हैं। उनका जो डोज है वो बहुत ज़्यादा होगा, तब कोई जाके अगर कोई साइड इफेक्ट आएगा तो, जो कभी आता भी नहीं है। तो वो स्वामी जी अगर हम ऐसा देखे चलें तो सेफ्टी अपने आप में एक बड़ी चीज़ है जो हम आयुर्वेदिक मेडिसिन में देखते हैं। अब स्वामी जी वापस लौट के आते हैं ऑरोग्रिड पे। तो स्वामी जी एक पैरामीटर डिस्कस किए थे हम सब लोग, IC50, कि किस डोज पे 50% सेल्स मर रहे हैं। तो वो सब स्वामी जी देखें तो 24 घंटे के अंदर वो डोज लगभग 73 माइक्रोग्राम थी, 48 घंटे पे स्वामी जी वो 70 माइक्रोग्राम थी, और 72 घंटे के एक्सपोजर के बाद स्वामी जी वो 50 माइक्रोग्राम रह गई। तो आप जो कह रहे हैं स्वामी जी, टाइम डिपेंडेंस और डोज डिपेंडेंस दोनों का एक साथ हमें फिनोटाइप में देखने को मिला। अब स्वामी जी बड़ी वाली बात थी, ये तो स्वामी जी हमने देखा वो तो थे नॉर्मल ब्रेस्ट कैंसर सेल्स, जो लगभग सब जगह जितने भी ब्रेस्ट कैंसर हैं उनमें पाए जाते हैं, और उस पर काफ़ी काम हो चुका है। अब स्वामी जी सबसे बड़ा चैलेंज ब्रेस्ट कैंसर की रिसर्च में है, वो है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सेल्स, कि ऐसे कैंसर्स जिनके अंदर तीनों मार्कर नहीं एक्सप्रेस हो रहे हैं, उन्हें ट्रीट करना स्वामी जी बहुत मुश्किल होता है, और सच पूछिए बहुत केस में नामुमकिन होता है। तो जब ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सेल्स पे हम काम किए स्वामी जी, तो उनकी भी एक अलग टाइप की सेल्स आते हैं जिनको MDA MB231 कहते हैं, जो हमने स्वामी जी ATCC से दोबारा इंपोर्ट किए थे। इन पे स्वामी जी हमने काम करना शुरू किया। अब ये डेटा स्वामी जी बहुत एक्साइटिंग है, और इस डेटा को लेके हमारी पूरी इन विट्रो बायोलॉजी की टीम गदगद भाव में घूम रही है। पिछले 7-8 दिनों से वो बहुत अच्छे मूड में है, और लग रहा है कि ये डेटा जो आ रहा है ये एक इस तरफ जा रहा है जो बहुत ही फैंटास्टिक है। तो स्वामी जी अगर हम स्क्रीन पर देखें, पिछली बार हम देख रहे थे जो नॉर्मल कैंसर सेल थे जो ट्रिपल नेगेटिव नहीं थे, पर जो
जो ट्रिपल नेगेटिव कैंसर सेल्स हैं स्वामी जी, उसमें ऑरोग्रिड का जो रेस्पॉन्स है वो स्क्रीन पे है स्वामी जी। ये देखें 24 घंटे में इन्होंने सेल्स मारे, 48 घंटे में ही मारे और 72 घंटे में स्वामी जी जिसे आप कहते हैं सूपड़ा साफ कर दिया था। उस ट्रिपल नेगेटिव सेल्स की पहली बार हमने कंट्रोल दिखाया कि ऑरोग्रिड के इस्तेमाल से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं विद IC50 क्लोज टू 26 माइक्रोग्राम पर ml कि उस डोज पे भी ये सेल्स मर रहे थे। तो ये टाइम एंड डोज, ये बड़े टाइम माने कितने समय तक, कितने घंटे, कितने दिन में इफेक्ट आता है और कितनी मात्रा पर देने पर आता है। हाँ स्वामी जी। इसलिए इस चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है पिछले 3 सालों में। इसलिए दवाओं की मात्रा बड़ी महत्वपूर्ण होती है, योग की मात्रा बड़ी महत्वपूर्ण होती है और उसका समय 1 सप्ताह 2 सप्ताह, फिर उसके बाद नॉर्मल होने के बाद तो थोड़ा सा भी थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा सा योग, थोड़ी सी औषध, या फिर बाद में तो औषधि बंदी करवा देते हैं जी। तो स्वामी जी अब जब देखा कि ये ट्रिपल नेगेटिव कैंसर सेल्स को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर रहे हैं और उनके अंदर वो सेल्स मरने शुरू हो रहे हैं, हम उन सेल्स को मार रहे हैं जो कैंसरस हैं, हम उन सेल्स को मार रहे हैं जो ट्रिपल नेगेटिव कैंसर हैं, तो स्वामी जी फिर ये हुआ कि हो कैसे रहा है। एज़ यूजुअल स्वामी जी मोड ऑफ एक्शन के बारे में हमारी पूरी टीम बहुत तेज़ी से काम करती है, क्योंकि स्वामी जी हमें खुद को कन्विंस करना पड़ता है, बाहर भी लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, और इन जर्नल जहाँ हम अपने पेपर्स पब्लिशिंग के लिए भेजते हैं रिव्यूअर को कन्विंस करना होता है कि जो डेटा है वो किस बैकग्राउंड पे खड़ा हुआ है, उसकी बुनियाद क्या है। तो स्वामी जी हमने जैसे लास्ट टाइम डिस्कस करे थे फ्लो साइटोमीट्री के बारे में, जहाँ हम सेल्स को एक फ्लो के साथ लेके आते हैं, और ये भी एक स्वामी जी छोटा सा एनोलॉजी था कि अगर अंधेरे कमरे में कछुआ घूम रहा हो तो कैसे देखेंगे, तो समझिए उसके ऊपर एक मोमबत्ती जला देते हैं, तो जहाँ जहाँ कछुआ जा रहा है वहाँ वहाँ लाइट जाएगी, तो हमें मोमबत्ती की लाइट से कछुआ पता लग जाएगा। पर स्वामी जी अगर हमें कुछ कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट करने हो, सपोज हम पे 2 कछुए हैं और 4 कछुए हैं, तो कैसे पहचानेंगे कौन सा कछुआ कहाँ जा रहा है। तो उसमें आजकल तो चिप लगाते हैं ना, चिप लगाते हैं स्वामी जी। हाँ, मतलब अंधेरे कमरे में कुछ जस्ट गिलो के लिए देखना हो तो स्वामी जी फिर हमें 2 या 3 अलग अलग मोमबत्ती एक ही पे लगा सकते हैं, तो क्या होगा अलग टाइप के सिग्नल अलग अलग सेल्स पे जाएंगे। तो हम उन सेल्स को स्वामी जी स्टेन करते हैं, उनको कलर करते हैं अलग अलग मार्कर्स के साथ, और वो मार्क किए हुए सेल्स को जब हम फ्लो साइटोमीटर में देखते हैं तो स्वामी जी रेस्पॉन्स ऐसा दिखता है। इसमें स्वामी थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये स्वामी जी 24 घंटे का कैंसर सेल्स का रेस्पॉन्स है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो बॉक्स है आप देखें स्वामी जी बहुत सारे डॉट्स नीचे दिखाई दे रहे हैं, नीचे वाले क्वाड्रेंट में, नीचे वाले चतुर्थांश में सब सेल्स एक जगह बैठे हुए हैं जो ये बता रहे हैं कि इनके अंदर लेबलिंग कैसी है। अब स्वामी जी जैसे जैसे हमने इनको डोज देना शुरू किया, 1 माइक्रोग्राम, 10 माइक्रोग्राम, 30 माइक्रोग्राम, 60 और 100 माइक्रोग्राम, तो स्वामी देखिए बहुत सारे सेल्स राइट साइड में ऊपर शिफ्ट हो गए। वो जो ऊपर एक पॉपुलेशन हमें राइट साइड में दिख रहे स्वामी जी, वो वाले सेल्स हैं जिनके अंदर एपोप्टोसिस हो चुका था, जिनके अंदर प्रोग्राम सेल डेथ हो चुकी थी, आत्म विसर्जन वाली हालत पहुंच चुकी थी। तो स्वामी जी इस समय क्या दिखा कि 24 घंटे के ट्रीटमेंट से ऑरोग्रिड ने इन कैंसर सेल्स को तैयार किया वो खुद की आहुति दे सकें। इसका मतलब उनको मोक्ष प्रदान होना शुरू हो गया। आप जैसे कहते हैं कि वो मर रहे थे और वो इस तरीके से मर रहे थे जो उनके अंदर एपोप्टोसिस इंड्यूस हो रही थी। और स्वामी जी ऐसा रिस्पॉन्स जब हमने देखा 48 घंटे के बाद, तो स्वामी जी इसका रिस्पॉन्स और बढ़ गया था और ये क्लियरली दिखा कि इन सेल्स के अंदर एपोप्टोसिस आ गई थी और वो डोज और टाइम डिपेंडेंस तरीके से थी। अब इसके बाद स्वामी जी बड़ा वाला पैरामीटर है, वो ये है कि ये सेल्स मर तो रहे हैं एपोप्टोसिस के साथ, पर ये हो कैसे रहा है, काम और कैसे कर रहे हैं। तो ये स्वामी जी मैं आपको एक बात, हाँ एक डेटा और ये भी है स्वामी जी, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सेल्स में भी इसी टाइप के हमें फिनोटाइप मिले थे। यहाँ स्वामी जी रिस्पॉन्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जो ग्रीन कलर के डॉट्स आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये क्लियर ऐसी 2 पॉपुलेशन दिखा रही है कि लगभग आधे से ज़्यादा सेल एपोप्टोसिस की तरफ जा चुके थे। अगर आप शुरू में देखें तो सबके सब सेल्स नॉर्मल थे, जिंदा थे। जैसे जैसे हमने ट्रीटमेंट बढ़ाते गए वैसे वैसे सेल्स एपोप्टोसिस की तरफ जा रहे थे, उनकी आहुति लगनी शुरू हो चुकी थी। अब ये आहुति लग कैसे रही थी वो स्वामी जी हम बात करते हैं सेल साइकिल के बारे में। जैसे स्वामी जी लास्ट टाइम आप कह रहे थे सेल्स 1 के 2 होते हैं, 2 के 4 होते हैं, वो सेल डिवीजन होता है। तो जो सेल डिवीजन का साइकिल है स्वामी जी उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। उसके 4 बड़े स्टेप होते हैं, G1 फेज 1, G1 फेज S, G2 और M। वो
बेसिकली स्वामी जी क्या होता है कि जो हमारे सेल्स हैं वो जब नॉर्मल स्टेज में हैं तो वो G0 स्टेज में हैं। जब वो डिवीज़न को तैयार हो रहे होते हैं तो वो G1 स्टेज में जाते हैं। और जब उसके अंदर डीएनए का नया सिंथेसिस होता है, क्योंकि डिवीज़न के बाद डीएनए चाहिए होगा, उसको हम एस फेज़ कहते हैं। उसके बाद एक छोटा सा फेज़ होता है G2, जहाँ डीएनए की रिप्लिकेशन के बाद सेल्स 1 के 2 होने शुरू होते हैं। वो डिवीजन स्वामी जी माइटोसिस फेज में होता है, जहाँ एक सेल के 2 बन जाते हैं, इसको एम फेज कहते हैं। तो ये पूरा एक साइकिल है और जिन हमारे बॉडी के सभी सेल इसी साइकिल के तहत बड़े होते हैं, डिवाइड होते हैं और नई पॉपुलेशंस आती हैं सेल्स की। तो जो पूरा सेल साइकिल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को नई पॉपुलेशन बनाने में फोर्स करता है, उनको ड्राइव करता है। तो वो जो सेल साइकिल अगर स्वामी जी उसका हम इफेक्ट देखें, अब तक तो हम इफेक्ट सेल्स पर देख रहे थे, अब स्वामी जी हमने इफेक्ट देखा पहली बार कि क्या ऑरोग्रिड काकड़ा सिंघी सेल साइकिल को अफेक्ट करता है क्या। और स्वामी जी इसके परिणाम बहुत ज़बरदस्त हैं। ये स्वामी जी लास्ट वीक का डेटा है, डॉक्टर ऋषभदेव जी की टीम इस पे काम कर रही है और उन्होंने ये दिखाया स्वामी जी कि जब हम ऑरोग्रिड इन सेल्स को दे रहे थे जो ह्यूमन कैंसर सेल्स हैं, तो स्वामी जी उनका सेल साइकिल डिस्टर्ब हो रहा था। जिस तरीके से वो 1 के 2 हो रहे थे स्वामी जी, वो पूरा प्रोसेस, वो पूरी कार्रवाई, वो पूरी प्रक्रिया इस तरीके से बाधित हो गई कि वो एक ही फेज़ में फंसे रह गए, उनका साइकिल पूरा नहीं हो पाया। और जब वो साइकिल पूरा नहीं होता है तो स्वामी जी 1 के 2 नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कैंसर सेल्स डिवाइड हो रहे हैं वो डिवीजन भी परटर्ब्ड हो जाता है, उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, वो मरने लगते हैं। तो स्वामी जी ये पहला ऐसा प्री क्लिनिकल डेटा है हमारे पास जो ये बता रहा है कि हम ब्रेस्ट कैंसर सेल्स की ग्रोथ को, उनके सेल साइकिल के प्रोसेस को और उनके फर्दर प्रोलिफरेशन को स्वामी जी हम कंट्रोल कर सकते हैं, काबू कर सकते हैं। और ये बहुत एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट्स हैं और स्वामी जी हम इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। होपफुली स्वामी जी इसके हम और इन वीवो फाइंडिंग और क्लिनिकल ट्रायल के साथ आगे लेके आएंगे। पर जो लास्ट था स्वामी जी ये बहुत ही ज़बरदस्त था। उसके बाद स्वामी जी हमारा जो अगला मेडिसिन इस पर हम काम कर रहे हैं करक्यूमिन गोल्ड, जो करक्यूमिन गोल्ड 95 हमारे पास मेडिसिन है, उसके ऊपर स्वामी जी काफ़ी और लोग कर चुके हैं। पर हमने ये देखा कि करक्यूमिन के इस्तेमाल से सेल्स के अंदर एपोप्टोसिस तो इंड्यूस होती है, पर स्वामी जी अलग टाइप के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी काबू करते हैं। तो करक्यूमिन कैंसर की सेल्स को भी मॉड्यूलेट करता है। पर स्वामी जी जो अच्छे डेटा हैं वो ये हैं कि करक्यूमिन की प्रेजेंस से और दवाइयाँ भी अच्छा काम करती हैं। तो जो आप पेशेंट्स को देते हैं ऑरोग्रिड के साथ करक्यूमिन उसको अनुपान सहपान कहते हैं। हाँ स्वामी जी, तो वो जो अनुपान और सहपान है, आई थिंक वो करक्यूमिन बहुत स्ट्रांग है। वो ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है कि जिस तरीके से ड्रग्स अंदर शरीर में जा रही हैं और टारगेट पे पहुंच रही हैं, उसमें करक्यूमिन का योगदान। इसीलिए हमारे यहाँ रसोई में, मसालों में हर दिन अपने भोजन में हम हल्दी लेते हैं। डायरेक्ट कोई हल्दी पूरे यूरोप में, पूरे चाइना में, पूरे अमेरिका में हल्दी खाने का कॉन्सेप्ट नहीं था। उनके किसी भी फूड में, किसी ब्रेड में, किसी डबल रोटी में, क्या बोलते हैं वो जो मोटे मोटे खाते हैं, बर्गर पिज्ज़ा आदि में, कहीं पर भी हल्दी नहीं होती है। भारतीय खाने में हल्दी होती थी। तो हल्दी जो है आपके भोजन, फूड और मेडिसिन, उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी उपयोगिता है और उसको बॉडी में जो उसका एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देता है। और इसके जो अलग से लाभ है कैंसर में और टीबी में और बाकी रोगों में, वो फिर आगे विस्तार से हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी कहेंगे। हाँ स्वामी जी, पर ये अच्छे से काम करता है। और उसके स्वामी जी इसमें पाथवे पे बहुत काम हो रखा है। यूएस की 8-10 बड़ी लैब हैं जो आजकल करक्यूमिन पर ही रिसर्च कर रहे हैं। वो करक्यूमिन की खुद की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं। और स्वामी जी अगर आप ये देखें ना, जो आप कह रहे थे कि हमारे रसोई में इसका इस्तेमाल होता है, स्वामी जी हम अपने घर में, अपनी रसोई में हल्दी को कच्चा इस्तेमाल नहीं करते, उसको हम हमेशा तड़के में डालते हैं, घी में डालते हैं, भूनते हैं। उसका भी कारण है स्वामी जी, क्योंकि जो उसके मेन कंपोनेंट हैं हल्दी के, वो सब फैट सॉल्यूबल हैं, वो वाटर सॉल्यूबल है ही नहीं। तो इसलिए आप पानी में नहीं घोलते हैं, आप दूध में भी घोल रहे हैं तो दूध में भी फैट है जो उसको एब्जॉर्ब करके शरीर तक पहुंचा रही है। तो ऋषि ने जो हमारा प्राचीन प्लान किया हुआ था रसोई से लेके रसोई के बाहर तक, वो सब प्योर साइंटिफिक है, क्योंकि वो घी की ही ज़रूरत है हल्दी के मेन कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करके शरीर तक पहुंचाने के लिए। अगर हम ऐसा ये 2 शब्द बोले जाते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल, तो जो चीज़ पानी में घुल जाती है वो वाटर पानी में घुल करके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए और शरीर को जो उसका काम है वो कर दे, उसको वाटर सोल्यूबल कहते हैं। और हल्दी जो है ये फैट सोल्यूबल है, उस तेल में घुल के, घी में घुल करके उसके पूरे गुण मिलेंगे। हाँ स्वामी जी, तो वो स्वामी जी एक बिना उसके भी मिलते हैं,
बाकी हाँ हाँ मिलते तो हैं स्वामी जी, पर लेकिन प्रीडोमिनेटली जो अच्छे वाले कंपोनेंट स्वामी जी, उसके लिए फैट का होना जरूरी है। तो तेल हो, घी हो, दूध हो, उसके साथ वो स्वामी जी बड़ा अच्छा जाता है। जो ये एक बीच में एक और शगुफा छोड़ा था, तेल और घी नहीं खाना। अब वापस फिर नया शगुफा छोड़ दिया, तेल घी जरूर खाना। ऐसे मूर्ख लोगों की पूरी जमात है जो नए नए आविष्कारों के नाम पर लोगों को भ्रमित करते रहते। जी तो वो स्वामी यही था। तो स्वामी जी हमने आज दिखाया कि ऑरोग्रिड ब्रेस्ट कैंसर को मिटिगेट कर सकता है। उसकी जो प्री क्लिनिकल स्टडी वो बता रही हैं कि हम इसकी तरफ आगे लेके जाएंगे। तो स्वामी जी आज के लिए इतना ही। आपके चरणों में प्रणाम और आप सबको मेरा बहुत बहुत अभिवादन।